हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज जजमेंट, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री, और इसके साथ एक आधा हम केस लॉ देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित जो धारा थी वो मैंने बेयर एक्ट के रूप में एक पॉडकास्ट के रूप में डाली थी, और उसको आपको बार बार सुनना था ताकि वो आपको याद हो जाए। और अब हम उसका स्पष्टीकरण देख रहे हैं कि इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में वो जजमेंट और डिग्री के बारे में आता है और उनका डिफरेंस पूछा जाता है। तो आज हम इसी जजमेंट डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और साथ में केस लॉ भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक तो हमारे सामने ये सवाल उठता है कि जज कौन होता है। तो ये जो सीपीसी का सेक्शन 2 का नंबर 8 है, इसमें जज का मतलब दिया हुआ है। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट में जब कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहाँ का पीठासीन अधिकारी काम करता है तो उसको हम जज कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है जब हम जनसाधारण की भाषा में बात करते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो यहाँ हमने जज की डेफिनेशन पढ़ी है, जज की परिभाषा पढ़ी है कि जो सिविल कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम करता है, पीठासीन अधिकारी काम करता है, वो जज होता है। और मजिस्ट्रेट जो क्रिमिनल कोर्ट में काम करता है उसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो अब हमारे यहाँ, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट मिक्स होती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमने उनका नाम भी कॉमन रखा हुआ है। तो इसीलिए हम कई बार उनको ऐसे बोलते हैं, सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो दोनों पावर हमने एक ही व्यक्ति में, एक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर में दी है। जब वो सिविल फाइल का निस्तारण करेंगे तो जज कहलाएंगे, और सिविल सूट में हम केवल वहाँ जज ही लिखते हैं, जैसे सिविल जज सो एंड सो। और जब हम क्रिमिनल कोर्ट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, यानी कोई फौजदारी मुकदमा हम डिसाइड करते हैं, तो वहाँ लिखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सच एंड सच। ठीक है, आगे जो भी स्थान है उसका वो आ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सिविल कोर्ट में जब कोई व्यक्ति काम करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हम जिसका ऑफिसर नियुक्त करते हैं वो जज होता है। अब जज के साथ ही सेक्शन 2(9), जो सेक्शन 2 का 9 नंबर है, उसमें जजमेंट की परिभाषा दी हुई है कि जजमेंट कौन होता है, जजमेंट क्या होता है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। जज जो है एक स्टेटमेंट देता है, वो जजमेंट होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। तो जब भी कोई हम ऑर्डर जारी करते हैं या कोई डिक्री लिखते हैं तो उसके ग्राउंड्स भी बताते हैं। तो कोई भी हम डिक्री पारित कर रहे हैं या ऑर्डर पारित करते हैं, उसके ग्राउंड्स के आधार पर जो भी जज स्टेटमेंट जारी करता है वो जजमेंट होता है। यानी ग्राउंड्स लिखते हुए कोई भी हम अपना वक्तव्य देते हैं तो वो जजमेंट कहलाएगा। अब जजमेंट डेटर कौन होता है? सेक्शन 210 में जजमेंट डेटर की परिभाषा दी हुई है। आप देख रहे हैं ये परिभाषाएं लगातार हैं, इसलिए मैंने ये रिलेटेड परिभाषाएं एक साथ रखी हैं। 2(8) में जज दिया हुआ है, 2(9) में जजमेंट, और फिर ये 2(10) में जजमेंट डेटर। मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom it has been passed or an order capable of execution has been made, whom it has been passed or an order capable of execution has been made। एक ऐसा जजमेंट डेटर वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई जजमेंट पास किया जाता है, और या कोई ऐसा ऑर्डर हम उसके खिलाफ देते हैं जिसकी एग्जीक्यूशन कराई जा सकती है, तो वो जजमेंट डेटर होता है। यानी जिसके खिलाफ जजमेंट पास किया जाता है वो जजमेंट डेटर होता है। 2(10) में इसकी परिभाषा दी हुई है। अब आता है, जैसे हम इसको थोड़ा सा और विश्लेषण इसका देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे ये एक हमारा कोर्ट रूम बना हुआ है, ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, सिविल कोर्ट है ये, सिविल कोर्ट के रूप में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ बैठकर कार्य कर रहे हैं, तो हम इनको जज बोलेंगे ये 2(8) के अनुसार। ठीक है, ये जज हो गए। अब इन्हें जज साहब ने जो जजमेंट पास किया 2(9) में, वो जजमेंट हो गया। ठीक है, उसमें वो अपने कारण बताएंगे। जजमेंट के आधार पर डिक्री बनेगी 2(2) में। ठीक है, पहले जजमेंट बनता है, पहले जजमेंट पास किया जाता है, उसके आधार पर फिर डिक्री बनाई जाती है 2(2) में। अब ये प्लेंटिफ है जिसने मुकदमा किया था, अब मान लो उसका दावा हमने स्वीकार कर लिया, तो ये प्लेंटिफ जो है डिक्री होल्डर हो गया, इसके पक्ष में डिक्री पास हुई है। ये जो जजमेंट हमारा आया है ये इसके पक्ष में आया है, प्लेंटिफ के पक्ष में, तो ये डिक्री होल्डर हो गया। और ये डिफेंडेंट है,
210 में डिफेंडेंट की परिभाषा दी हुई है, इसमें जजमेंट डेटर की परिभाषा दी हुई है। तो ये जो डिफेंडेंट है इसके खिलाफ फैसला आया है तो ये जजमेंट डेटर हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ये जज साहब हो गए, ये डिक्री होल्डर हो गया, ये जजमेंट डेटर हो गया। ये इन्होंने 9 नंबर में इन्होंने जजमेंट पास किया और 2-2 में फिर इसकी डिक्री बनेगी। अब जजमेंट हम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि जजमेंट और डिक्री में वास्तव में अंतर क्या होता है, जजमेंट कैसे दिया जाता है और डिक्री कैसे बनती है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब हम कोई जजमेंट पास करते हैं तो सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ कोर्ट, फिर नेम ऑफ जज लिखा जाता है, नेम ऑफ पार्टीज उसमें लिखी जाती है, अनुमान लिखा जाता है ना, नेम ऑफ पार्टीज, बताया जाता है कि किन पार्टियों के का ये जजमेंट है, क्योंकि अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी सूट में ये हमने पास किया है। नेम ऑफ एडवोकेट, इन पार्टीज की पैरवी किसने की तो उनका एडवोकेट का पूरा नाम लिखते हैं। फिर हम पूरे उसके ब्रीफ फैक्ट्स देते हैं कि भी मामला क्या था। फिर हम इशूज लिखते हैं, एक एक इशू पर, एवरी इशू विल बी डिस्कस्ड बाय एविडेंस। अब एक एक इशू पर जो हमने तनकीयात बनाई है, तनकी बनाई है, इशूज बनाए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एवरी इशू विल बी डिस्कस्ड बाय एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल एविडेंस, लीगल कंटेंशन, लॉज, प्रेसिडेंट्स, ओपिनियन ऑफ जज। तो लास्ट में ओपिनियन ऑफ जज आता है। उसमें हम जब हम ये इशूज पर अपना मत, ओपिनियन जाहिर करते हैं जैसा, तो उस सबसे पहले उस इशू को लिखते हैं कि हमको ये डिसाइड करना है। फिर हम एविडेंस के आधार पर उसका डिस्कशन करते हैं। कैसे करेंगे? हम उसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने आई है तो हम उसको लिखेंगे, जो ओरल एविडेंस, विटनेसेस ने जो एविडेंस हमारे सामने पेश किए उसको डिस्कस करते हैं। और फिर उसमें ये भी बात करते हैं कि इसमें से कौन सी बात मानी जाने योग्य है, ये डॉक्यूमेंट प्रूव किया है कि नहीं किया है। तो इसके आधार पर हम उस इशू को डिस्कस करेंगे। फिर हम उसमें लीगल कंटेंशन, जो एडवोकेट्स ने लीगल कंटेंशन दिए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। फिर लॉज एंड प्रेसिडेंट्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, लॉ इसमें पेश किया जाता है। और इन सब के आधार पर लास्ट में जज साहब जो है वो अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं कि ये इशू जो है ये प्लेंटिफ ने साबित किया है या नहीं किया है। अगर साबित किया है तो वो प्लेंटिफ के हक में तय कर दिया जाता है, और नहीं करते हैं तो उसको लिखते हैं कि ये प्लेंटिफ के खिलाफ तय किया जाता है। तो इस तरह एक एक इशू पर ये उसमें अपनी राय देनी होती है जब हम जजमेंट इसको पास कर रहे होते हैं। और ये जजमेंट जो है 1 से लेकर 1000 पेज का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो बहुत लंबा लिखना पड़ता है क्योंकि इसको हम पूरा जो है ये सारी बातें इसमें डिस्कस करते हैं। जब सारे इशू डिस्कस हो जाते हैं तो फिर कोर्ट ये बताती है कि कौन सा इशू किसके पक्ष में गया है, इसलिए हम किसको रिलीफ देंगे और किसको नहीं देंगे। फिर रिलीफ गिवन, जो रिलीफ का पोर्शन है वो इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और लास्ट में ये बताया जाता है सूट इज डिक्रीड और डिसमिस्ड, और फिर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। सूट इज डिक्रीड कि ये जो है हमने इसको प्लेंटिफ के पक्ष में डिक्री किया है या नहीं किया है। और अगर जैसे डिफेंडेंट के पक्ष में इसको डिक्री करते हैं तो उसको डिक्री करना नहीं बोलते, उसको डिसमिस करना बोल देते हैं कि क्योंकि अल्टीमेटली या तो ये प्लेंटिफ के पक्ष में होता है या प्लेंटिफ के खिलाफ होता है। तो प्लेंटिफ के पक्ष में होता है तो उसको कहते हैं डिक्री कर दिया, और अगर उसको डिसमिस कर दिया तो हम कहते हैं इसको डिसमिस कर दिया। और ये लास्ट में ये जज साहब के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इस तरह जजमेंट जो है, जब भी दावे की हियरिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसका जजमेंट सबसे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो कोर्ट के जज हैं, वो इसमें प्रदान करते हैं। अब डिक्री 2-2 में परिभाषित की हुई है। अब उस जजमेंट में जो रिलीफ पोर्शन दिया हुआ है उसके आधार पर कोर्ट जो है उसकी डिक्री बनाता है। डिक्री एक केवल 1 पेज में बनती है, चाहे कितना ही बड़ा 1000 पेज का सूट डिसाइड कोर्ट ने किया हो, उसका जजमेंट 1000 पेज का हो सकता है, पर लेकिन उसकी डिक्री जो है 1 पेज या 2 पेज से आगे नहीं बढ़ती है ना। और इसमें जो रिलीफ दिया जाता है, यहाँ जैसे कोर्ट का नाम आ गया, पार्टीज के नाम आ गए, एडवोकेट्स का नाम आ गया, यहाँ तो वो आ गया
और यहाँ जो है फिर प्रॉपर्टी का जैसे डिस्क्रिप्शन दे देंगे और रिलीफ पोर्शन यहाँ लिखा जाता है कि क्या रिलीफ दिया गया है, और फिर ये सिग्नेचर यहाँ आ जाते हैं। तो ये लगभग एक पेज में, अधिकांश जो सूट होते हैं ये एक पेज में ही डिक्री बनती है। अब इसकी परिभाषा जो है बड़ी क्लिष्ट सी है, हो सकता है आप लोगों को याद नहीं हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन, यानी ये एक तरह से फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एजुडिकेशन। एजुडिकेशन क्या किया हमने, जजमेंट जो हमने किया है, जो पक्षकारों के इश्यूज हमने तय किए हैं उसका हम यहाँ फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं। मतलब मेन बात लिखते हैं कि हमने किया क्या है, इसको डिक्री किया है या डिसमिस किया है या क्या किया है, उसकी हम डिक्री यहाँ बना देते हैं, ठीक है। और जब कोई दावा डिसमिस किया जाता है, यानी उसको खारिज कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तब भी डिक्री बनती है। और जब हम उसको प्लेंटिफ को रिलीफ देते हैं, प्लेंटिफ के पक्ष में दावा डिक्री करते हैं, तब तो डिक्री बनती ही बनती है। तो इसलिए ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने जो पूरा डिटेल तो हमने जजमेंट में दे दिया, अब यहाँ तो केवल हम उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन करेंगे कि बस केवल हमको जजमेंट में से उतार के यहाँ रिलीफ लिखना होता है, ठीक है। तो जो कुछ एजुडिकेशन हमने किया है जजमेंट के अंदर, उसका हम यहाँ उसको फॉर्मली लिख देते हैं, इसलिए ये फॉर्मल एक्सप्रेशन शब्द आया है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and अब क्या यहाँ किया है उन्होंने, जजमेंट के अंदर कोर्ट ने अपना ओपिनियन जाहिर किया है, कोर्ट एक्सप्रेसली। अब ये इम्प्लाइडली नहीं करती है, कोर्ट अपना जजमेंट रिटर्न में दे रही है तो सारे अपने जो भी तर्क वितर्क ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करती है बिल्कुल डायरेक्ट रूप से। तो कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिव, और फिर कंक्लूसिवली इसको डिटरमाइन करती है। क्या करती है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज के उसमें राइट तय हो जाते हैं कि भाई ये जैसे मान लो कोई प्लॉट का झगड़ा है, जैसे ये कोई प्लॉट हम बताएं, ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट पर प्लेंटिफ का राइट होगा या डिफेंडेंट का राइट होगा, तो ये कोर्ट इसमें डिटरमाइन करती है। राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। अब ये भी हो सकता है कि क्या क्या कितने मैटर उसमें कंट्रोवर्सी में थे, तो ये सारे जो जितने भी मैटर्स थे, ऑल इशूज, यहाँ मैटर से मतलब है इशूज, तो जितने भी रिलीफ मांगे, जितने भी इशूज बने, उन सबके संबंध में हो सकती है, या एनी ऑफ दैट, या किसी के भी बारे में हो सकती है। और इसमें और क्या क्या है, एंड मे बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। अब ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी और फाइनल भी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टीशन सूट में 2 डिक्रियां बनती हैं। अब 2 डिक्रियां क्यों बनती हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। अब इसमें रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट जो है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम दावे को रिजेक्ट कर देते हैं, दावे को खारिज कर देते हैं, डिसमिस करते हैं, तब भी इसमें डिक्री बनती है, और उसमें एक ही लाइन लिख दी जाती है, वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है ना। यानी जो प्लेंटिफ सूट है वो डिसमिस किया गया, हैज बीन डिक्लेयर्ड डिसमिस्ड, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर हम दावे को रिजेक्ट करेंगे, डिसमिस करेंगे, तो भी उसकी डिक्री बनेगी। देखिए ये साफ लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम प्लेंटिफ का सूट रिजेक्ट कर देंगे तब भी हम उसमें डिक्री बनाएंगे। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 शैल नॉट इंक्लूड। और अगर 144 में हमने कोई सूट किया है तो वो इसमें शामिल, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, तो ये उसमें ये भी शायद 144 भी उसमें इंक्लूड होगा। शैल नॉट इंक्लूड एनी एजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एन ऑर्डर ऑफ ए डिसमिसल ऑफ सूट। अब 2 पॉइंट तो हमने डिक्री के अंदर शामिल किए हैं। एक तो 144 में अगर कोई हम क्वेश्चन डिसाइड करते हैं तो वो भी डिक्री में आएगा, उसकी भी डिक्री बनेगी, और रिजेक्शन अगर किया है तो वो भी डिक्री में आएगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया गया है। लेकिन 2 चीजें इसमें नहीं आएंगी, क्या क्या, एक तो एन एजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। एक ऑर्डर अगर हम पास करते हैं, ठीक है, और ऑर्डर की अगर अपील हो जाती है तो ऐसे मामले डिक्री के अंदर नहीं आएंगे।
ये कौन सी ऑर्डर हैं जिनकी अपीलें होती हैं, ये अभी हम देखेंगे, लेकिन वो डिक्री की परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी डिक्री नहीं बनेगी। दूसरा है एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट में हमने कोई दावा डिसमिस कर दिया है तो भी उसकी डिक्री नहीं बनेगी। तो इन मामलों को भी हम अब आगे अगली स्लाइड में समझते हैं। अब देखिए, ये दो तरह की अपीलें हुई। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ऑर्डर 41। ऑर्डर 41 में जो मेन सूट होता है, उसकी जो ओरिजिनल डिक्री बनती है, उससे अपील होती है। तो ये तो डिक्री की परिभाषा में आ गया। लेकिन एक और ऑर्डर 43 में कुछ ऑर्डर हमारे पास हैं जिनकी भी अपील होती है, तो ये डिक्री की परिभाषा में नहीं आएंगे। इन मामलों में डिक्री नहीं बनेगी। जैसे ऑर्डर 39 रूल 1 और 2, ये टेम्परेरी इंजेक्शन के सूट होते हैं। तो टेम्परेरी इंजेक्शन जैसे स्टे एप्लीकेशन का अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया है तो क्या उसकी डिक्री बनेगी? उसकी डिक्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए पॉइंट में, कि जहां ऑर्डर से कोई अपील जाती है तो उसकी डिक्री नहीं बनेगी। हालांकि ये एजुडिकेशन ही हो रहा है, ये एप्लीकेशन फाइनली तय हो रही है, लेकिन इसकी अपील तो जाती है लेकिन डिक्री नहीं बनती है। इसी तरह स्टे, ये हमने इसको थोड़ा ये समझाया है कि ऑर्डर 39 रूल 1 2 क्या है? स्टे एप्लीकेशन अपीलेबल ऑर्डर, अपीलेबल ऑर्डर है स्टे एप्लीकेशन का, लेकिन डिक्री नहीं बनेगी। अब डिसमिसल इन डिफॉल्ट कैसे होता है? जैसे क्या होता है कि कई बार प्लेंटिफ यानी वादी और उसके एडवोकेट कोर्ट में नहीं आते, कोर्ट आवाज लगा लगा के थक जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका दावा जो है डिसमिसल इन डिफॉल्ट में खारिज कर दिया जाता है, मतलब डिसमिस कर दिया जाता है। उसमें लिखते हैं वादी एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, प्रतिवादी हाजिर, वादी की अनुपस्थिति का कारण भी कोर्ट को नहीं बताया गया है, वादी का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में डिसमिस किया जाता है, यानी उनके अटेंडेंस के अभाव में उनका जो सूट है वो खारिज कर दिया गया है। तो इसको कहते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट, यानी उनका डिफॉल्ट हुआ, उन्होंने गलती की। ठीक है, गलती की, किस बात की डिफॉल्ट किया उन्होंने? किस बात की गलती की कि कोर्ट में जब उनकी आवाज लग रही थी, कोर्ट में उनकी हियरिंग के लिए जब उनका नंबर आया, कोर्ट ने जब आवाज लगाई तो उनके एडवोकेट कोर्ट में नहीं आए और जो प्लेंटिफ है, पार्टी है, वो भी कोर्ट में नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया, यानी कोर्ट ने उनका दावा ही, उनका सूट ही डिसमिस कर दिया, तो इसकी भी डिक्री नहीं बनेगी। ऐसा इसमें ये जो डिक्री की डेफिनेशन है हमने पीछे पढ़ी, उसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसको ऑर्डर 20 में इसको और समझा रखा है। सिविल प्रोसीजर कोड अपेंडिक्स D1 में, ये जो अपेंडिक्स D1 है, इसमें सीपीसी में पीछे अपेंडिक्स दिए हुए हैं, तो ये D1 में डिक्री का परफॉर्मा दे रखा है। और जो ऑर्डर 20 है उसमें भी पूरा डिक्री के बारे में पूरा बता रखा है, और इसका जो खास तौर से रूल नंबर 6 और 7 है उसमें डिक्री का ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले नेम ऑफ कोर्ट आ गया, जैसे सिविल जज है, फिर प्लेस आ गया, ये हमने यहाँ कोई भी WW प्लेस लिख दिया, फिर नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर DDD, तो यहाँ पर नेम ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गया। ये डिक्री का परफॉर्मा बता रही हूँ मैं आपको। फिर अब इसमें प्लेंटिफ आगे वर्सेस डिफेंडेंट आगे, तो A B X C A, जैसे जितने भी, अगर एक प्लेंटिफ है तो एक का नाम लिख देंगे, बहुत सारे हैं तो ये बहुत सारों का नाम आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे प्लेंटिफ यानी वादीगण, है ना, प्लेंटिफ तो प्लेंटिफ्स आ जाएगा। फिर डिफेंडेंट्स बहुत सारे हैं, तो G H B, ये जितने भी प्लेंटिफ में ये डिफेंडेंट हैं इनके हमने नाम लिख दिए। एक है तो डिफेंड S हट जाएगा और A किया जाएगा। इसके बाद सूट फॉर, काय का सूट है तो मनी सूट है, सूट नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ, अब ये यहाँ जो लास्ट पोर्शन है हमारे जजमेंट का वो हमने उतारा है। क्या लिखा है? द सूट कमिंग ऑन दिस डेट फॉर फाइनल डिस्पोजल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ श्री Pumaram advocate for the plaintiff and Sri Woodland Singh for the defendant, it is ordered। ये बताया है कि ये मनी सूट जो है हमारे डिस्पोजल के लिए आया था, और इसमें ये प्लेंटिफ के एडवोकेट थे, ये डिफेंडेंट के एडवोकेट थे, और ये हमने इसमें ऑर्डर दिया है। इट इज ऑर्डर एंड डिक्रीड दैट द सूट ऑफ मनी submitted by plaintiff and his advocate is accepted against the defendant बुद्धाराम। अब ये हमने मनी सूट यहाँ डिक्री हुआ है, तो यहाँ कोर्ट डिक्लेयर कर रही है कि भाई ये प्लेंटिफ का जो मनी सूट था ये डिफेंडेंट बुद्धाराम के खिलाफ हमने एक्सेप्ट किया है और उसको डिक्री हम करते हैं। दैट द सम ऑफ रुपीज, और उसमें क्या डिक्री किया? दैट द सम ऑफ रुपीज 50,000 be paid by the defendant to the plaintiff on account of the cost of the suit with interest therein at the rate of 9% per annum from this date to date of realization।
अब कोर्ट ने 50,000 रुपए की उसको डिक्री दी है प्लेंटिफ को, और ये लिखा है कि बी पेड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट इसको पे करेगा प्लेंटिफ को ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सूट, और जो सूट की कॉस्ट है वो भी इसको दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ द सूट का क्या मतलब है कि जो भी इनका खर्चा हुआ है वो सारा, साथ में इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, वार्षिक रूप से एनम 9% इसको इंटरेस्ट भी दिलाया है। और कब से ये कब तक देगा, फ्रॉम दिस डेट टू डेट ऑफ रियलाइजेशन, जजमेंट की जो डेट है उस डेट से रियलाइजेशन तक जो रकम वास्तविक प्राप्ति तक ये इसको देगा। गिवन अंडर माई हैंड एंड द सील ऑफ द कोर्ट डेटेड, ये 2/2/2020 जैसे मैंने लिख दी, और ये सिग्नेचर ऑफ द जज। तो इतना सा एक पेज की ये डिक्री बनती है जिसमें ये रिलीफ पोर्शन इसका आ गया है। इसके बाद इसमें नीचे कॉस्ट ऑफ द सूट बताया जाता है कि ये प्लेंटिफ की क्या कॉस्ट है, जैसे स्टाम्प फॉर प्लेंट जैसे 10 रुपये लग गया, स्टाम्प वकालतनामा इसमें 1 रुपये का टिकट लग गया, फिर स्टाम्प फॉर एग्जिबिट, प्लीडर फीस, सब्सिस्टेंस फॉर विटनेस फीस, कमिश्नर, सर्विस ऑफ प्रोसेस, ये टोटल मिला के 23 और इस तरह 34 रुपये का इसमें खर्चा आया है। ये जो एग्जिबिट्स हैं इसके मान लो स्टाम्प लगे हैं, प्लीडर की कोई फीस है, और जो विटनेसेस के खर्चे हैं, कमिश्नर की फीस है, इसमें ये सब आ जाते हैं। अब ये इधर डिफेंडेंट के खर्चे बता दिए, स्टाम्प वकालतनामा जैसे मान लो 1 रुपया लगा, स्टाम्प एप्लीकेशन इस पे भी 1 रुपया, प्लीडर फीस उसमें मान लो प्लीडर 50,000 रुपये लेते हैं, अब 50,000 का तो ये टोटल मुकदमा ही है, तो 50,000 तो क्या ही फीस लेंगे, तो मान लो 10,000 रुपये लिए तो 10,000 आ जाएगा। एक्सपेंस फॉर विटनेस, फीस, कमिश्नर, सर्विस फॉर प्रोसेस, और यहाँ फिर ये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ द सूट पूरी लिखी जाती है, और ये भी जो है कोर्ट आदेश दे देती है कि प्लेंटिफ की जितनी कॉस्ट लगी है वो डिफेंडेंट इसको पे करेगा। अब एक सवाल और उठता है कि व्हाट विल बी द डेट ऑफ डिक्री। अब डिक्री की डेट क्या होगी, वेदर इट विल बी द डेट ऑफ जजमेंट, क्या इसमें जजमेंट वाली डेट लगेगी, वेदर इट विल बी द डेट ऑफ सिग्नेचर, या इसमें सिग्नेचर वाली डेट होगी, तो क्या होगा। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में पता नहीं आया कि नहीं आया, ये मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि जैसे कोर्ट जो है मान लो 1/1/19 को जजमेंट पास किया कोर्ट ने, ठीक है, 1/1/19 को कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया। अब ये क्या है, फाइल जो है ये ऑफिस में चली जाती है। अब जो डिक्री है वो इस के आधार पर बाबू बनाते हैं, बाबू उसको लिख के ले आते हैं, डिक्री बना के ले आते हैं, पीठासीन अधिकारी तो उसमें केवल सिग्नेचर ही करता है। अब वो उसके सिग्नेचर के लिए पेश की, तो मान लो कि ये 5/1/19 को ये बना के लाए, बाबू डिक्री बना के लाए 5/1/19 को, ठीक है। तो अब पीठासीन अधिकारी जो जज हैं उन्होंने 5/1/2019 को उसमें सिग्नेचर किए। तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो डिक्री की डेट है, डिक्री की डेट पर हम 1/1/19 तारीख डालेंगे या 5/1/19 तारीख डालेंगे, जिस दिन हमने जजमेंट पास किया वो तारीख डालेंगे डिक्री पर, या हमने जिस दिन सिग्नेचर किए वो डिक्री पर डेट डालेंगे। तो इसमें केस आया है AIR 1950 का केस है, रामचंद्र देव वर्सेज भालू पटनायक, ये केस है। तो इसमें माननीय कोर्ट ने ये डिसाइड किया, इट इज नेसेसरी टू मेक इट क्लियर दैट द डेट ऑफ डिक्री एंड द डेट ऑफ साइनिंग द डिक्री आर 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना। डेट ऑफ डिक्री एंड द डेट ऑफ साइनिंग द डिक्री आर 2 डिफरेंट थिंग्स, कि उसको डेट ऑफ डिक्री और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द डिग्री 2 अलग अलग बातें हैं। द डेट ऑफ द डिग्री मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड विद द डेट ऑफ द जजमेंट इवन इफ द डेट ऑफ साइनिंग इट इज डिफरेंट। यानी माननीय कोर्ट का ये कहना है यहाँ पर कि जो डिक्री की डेट है वो जजमेंट की डेट ही होगी, हालांकि हमने उसको अलग डेट में साइन किया है। तो साइनिंग की जो डेट है ये तो हमारी 5/1/19 है, लेकिन हमारी डिक्री की डेट 1/1/2019 ही मानी जाएगी। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहती हूँ, जैसे मैं हनुमानगढ़ थी, ठीक है, तो हनुमानगढ़ में मैंने ये देखा कि जो बाबू लोग डिक्री बनाते थे, तो जैसे 15 दिन बाद वो साइन कराने लाए डिक्री को, तो फिर डिक्री की डेट वो 15 दिन बाद की ही उस पर लिख देते थे।
तो मैंने इसमें उनको पूछा कि भाई तुम ये ऐसा कैसे करते हो, ये तो गलत है। तो कहने लगे साहब हमारे यहाँ तो यही ट्रेडिशन चला हुआ है और अभी तक जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए हैं ये इसी तरह सिग्नेचर इसमें करते रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई ये गलत है, और फिर उनको समझाया गया कि भाई ये जो डेट ऑफ डिक्री है ये जजमेंट वाली ही डेट इसमें आएगी, और ये जो साइनिंग की डेट है ये भले ही उसमें साइन जो किए हैं वो डेट डाली जा सकती है, लेकिन हम डिक्री की डेट जो है वो 1/1/19 ही मानेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनके सामने कई बार, मजिस्ट्रेट्स तो मैं नहीं कहूँगी, सिविल जज हैं ये कहूँगी, आदत से मजबूर हूँ इसलिए नाम निकल जाता है कि मजिस्ट्रेट की आदत पड़ी हुई है, लेकिन सिविल जज जो हैं हमारे उनको ये बात बहुत ध्यान में रखने की बात है। और इसमें और भी, ये तो मैंने AIR 1950 यानी ये 1950 का मुकदमा है, लेकिन ऐसे और भी जजमेंट उनको मिल जाएंगे अगर वो तलाश करेंगे तो, और इस तरह के जजमेंट उन्हें अपने पास रखने चाहिए। जो हमारे एडवोकेट साथी हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि डेट ऑफ डिक्री की जो डेट है वो डेट ऑफ जजमेंट की डेट ही इसमें रहेगी। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने जजमेंट और डिक्री को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको समझाया है, इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसमें काम कर रहे हैं, जो एडवोकेट्स हैं काम कर रहे हैं सिविल में या जो जजेज हैं, तो उनके लिए जजमेंट और डिक्री बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जबकि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो जजमेंट और डिक्री मुझे समझ में ही नहीं आता था और उसको सिर्फ रटते रहते थे। तो अब मैंने आपको बताया कि कोर्ट वास्तव में जजमेंट पास करती है और उस जजमेंट के आधार पर डिक्री बनती है। वो डिक्री तो बाबू ही बना लाता है, उसमें पीठासीन अधिकारी के तो केवल सिग्नेचर होते हैं, इसीलिए उसको हमने कहा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन, यानी हमने जो एजुडिकेशन किया है, हमने जो जजमेंट पास किया है, उसका वो केवल मात्र डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसलिए हम उसको केवल एक ही पन्ने में लिख लेते हैं, उसमें मेन रूप से रिलीफ लिखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।